Hello students, now we'll continue lesson number 3, Discovering Tut. The saga continues part 2. In the previous video, we read that King Tut was buried along with many things. And with the things he was buried, it was evident that the burial took place in March or April. So Carter, when he tried to remove the mummy from its गोल्ड कॉफिन, इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम बिकॉज जो रिचुअल रेजिन्स लगे हुए थे वो बहुत हार्ड हो गए थे, जिस वजह से टट की जो मम्मी थी या टट की जो बॉडी थी वो गोल्ड कॉफिन से चिपक गई। और कार्टर कहता है कि लेजिटिमेट फोर्स से इसे नहीं निकाला जा सकता। मीन अगर ठीक ठाक वो निकालने की कोशिश करता है तो दैट वॉज इम्पॉसिबल। सो ही थॉट व्हाट टू बी डन नाउ। The sun can be down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the raisins. क्या कहते हैं देखो, the sun can beat down like a hammer, जैसे हैमर होता है, जैसे एक हैमर होता है, हथौड़ा होता है, वो किसी चीज़ पर बार बार उसको लगाया जाता है तो वो किसी चीज़ को भी अलग कर देता है। तो इस एरिया में जिसमें फार साउथ इन इजिप्ट के इस पार्ट में जहाँ पर मम्मी को दफनाया गया था, उस पार्ट में जो सन था वो एक हैमर की तरह काम करता था। मतलब क्या है कि जैसे हैमर किसी चीज़ को अलग करने के लिए यूज़ किया जा सकता था, तोड़ने के लिए काम किया जा सकता था, तो जो हीट थी, मतलब सन की जो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, उसको इस काम के लिए यूज़ किया जा सकता था। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन्स। और कार्टर ने उस टेम्परेचर को, जो रेजिन्स थे, जो स्टिकी सब्सटेंस जो चिपकाने के लिए यूज़ किए थे, उनको लूज़ करने के लिए यूज़ किया। मीन क्या है कि जो किंग टट की मम्मी थी वो गोल्ड कॉफिन से चिपक गई थी, उसको किसी भी तरह से निकाला नहीं जा सकता था। उस पार्ट में जहाँ ये मम्मी थी वहाँ पर सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी भी, जैसे गर्मी में क्या होता है, चीज़ें पिघल जाती हैं। जो रिचुअल रेजिन्स थे, जो स्टिकी सब्सटेंस थे, चिपकाने वाली चीज़ें थी, वो गर्मी से हो सकता था नरम पड़ जाएँ। ऐसा कार्टर ने सोचा, तो उसने सूरज की गर्मी को उन रिचुअल रेजिन्स को लूज़ करने के लिए यूज़ किया फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों तक वो क्या करता है, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। तो कई घंटों तक उसने मम्मी को बाहर ब्लेजिंग मीन क्या होता है, एक्सट्रीमली हॉट, बहुत तेज़ गर्म धूप में रखा। दैट हीटेड टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया। मीन क्या है कि कोई चीज़ जो होती है, चिपकने वाली कोई चीज़ होती है, तो क्या होता है, जब उसको गर्मी मिलती है, हीट मिलती है, तो वो अपनी जगह छोड़ देती है। तो ऐसा ही 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट में उसको मतलब आप ये कह सकते हो कि मम्मी को तपती धूप में रख दिया गया। उसने क्या सोचा कि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो जो रिचुअल रेजिन्स जो लगे हुए हैं, जो चिपकाने वाले ग्लूज़ वगैरह लगी हुई हैं, वो क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, और मम्मी को गोल्ड कॉफिन से जहाँ उसको लिटाया गया था वहाँ से निकालना आसान होगा। बट नथिंग बज्ड हियर मीन मूड, लेकिन कुछ भी हिला नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट that the consolidated material had to chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. तो वो क्या कहते हैं, जब उसने पूरी कोशिश की, एंड नथिंग मोड ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी दैट द कॉन्सोलिडेटेड मीन क्या होता है, सॉलिडिफाइड, जो हार्ड हो गए हैं, जो मटेरियल था, हैड टू बी चीजल्ड अवे। चीजल अवे का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, अलग करना। चीजल अवे, देखो चीजल क्या होती है, अगर आपने देखा हो, लोहे का एक जैसे हथौड़ी होती, कुल्हाड़ी होती है, वो दूसरी शेप में होती है। और चीज़ल क्या होती है, जिसको आप छेनी कहते हो। मान लीजिए किसी लकड़ी के 2 पार्ट करने हैं, उसके बीच में उसको रखा जाता है, और जैसे ही हैमर से उस पर स्ट्राइक किया जाता है तो वो उस लकड़ी के 2 पार्ट कर देती है। मतलब किसी चीज़ को अलग करने के लिए चीज़ल को यूज़ किया जाता है। तो हैव टू बी चीजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स। लिम्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी, एंड ट्रंक मीन क्या होता है, जो मेन पार्ट ऑफ बॉडी होता है। तो लिम्स और ट्रंक को हटाने के लिए, फ्रॉम बीनीथ द लिम्स मतलब लिम्स और ट्रंक के नीचे से मटेरियल जो सॉलिडिफाइड है उसको चीजल करना पड़ेगा। मतलब कोई तेज चीज़ लगानी पड़ेगी उसके नीचे, फिर हथौड़े से मारना पड़ेगा, तब उसको निकाला जा सकता है। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, मतलब क्या है, ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल, किंग्स के जो रिमेन्स थे उनको निकालने के लिए यही पॉसिबल था। तो उसने ऐसा ही किया। जो किंग टट की मम्मी थी उसको चीजल अवे करना पड़ा। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस।
अब उसने क्या किया, अब ऐसा करने से जब हम किसी चीज़ को हथौड़े से या चीज़ल से कुछ मारते हैं तो डेफिनेटली उसमें नुकसान तो होता ही है। तो अपने डिफेंस में कार्टर के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, भाई उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतना नुकसान कर दिया, तो डिफेंस में उसके पास कुछ था ही नहीं। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। और वो क्या कहता है, इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, क्योंकि उसने मम्मी को 1922 में जहाँ उसको लेट टू रेस्ट, मतलब जिस कब्र में उसको लिटाया गया था वहाँ से उसको निकाल लिया, बाहर तो निकाल लिया, लेकिन मम्मी को कॉफिन से निकालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो वो अपने डिफेंस में क्या कहता है कि अगर वो मम्मी को आज़ाद नहीं करता, मतलब अगर वो कॉफिन से नहीं निकालता उसको, तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड। सर्कमवेंटेड मीन क्या होता है, टू आउटविट समबडी, चीट करना, धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना। तो हो सकता था कि जो चोर हैं वो गार्ड्स को बेवकूफ़ बना जाएं एंड ड्रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। और इसका सोना जो, क्योंकि वो गोल्ड थी, सारी बॉडी को, जो मम्मी थी उसको सारी की सारी को, डेड बॉडी को गोल्ड से कवर कर रखा था। तो रिप्ड मीन क्या होता है, टू कट इट ओपन। तो हो सकता था कि अगर मान लो उसने कब्र में से तो उसको निकाल दिया, लेकिन अगर वो उसको वहीं के वहीं छोड़ देते, बाहर छोड़ देते, तो क्या हो सकता था कि जो चोर हैं वो उनको गार्ड्स को चीट कर जाएं, धोखा दे जाएं और उसको सोना निकालने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी। क्या कहते हैं, टट्स टाइम, टट के टाइम में, जब टट राजा हुआ करता था, जो रॉयल्स हुआ करते थे, रॉयल्स मीन दोज हु बिलोंग टू रॉयल फैमिली, शाही परिवार से जो बिलोंग करते हैं, वो फैबुलसली वेल्दी, वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे। जो रॉयल्स थे वो काफ़ी अमीर हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, एंड दे बिलीव दैट दे कुड टेक देयर रिचेस, मीन जो चीज़ें हैं, जो रिचेस हैं, जो लग्जरीज़ हैं, जो वेल्थ है, वो अपने साथ ले जा सकते हैं, ऐसा वो माना करते थे। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. So as they were fabulously rich, so they believed that they could take their riches with them. तो अब जो उसकी जर्नी थी टू द ग्रेट बियॉन्ड, मीन आफ्टर दैट, कि डेथ के बाद जो किंग की जर्नी रहने वाली थी, उसमें किंग टट जो था, ही वॉज लेविस्ड। लेविस्ड मीन क्या होता है, शॉवर्ड विद गिफ्ट, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए गए। कैसे, ग्लिटरिंग गुड्स, चमचमाने वाली चीज़ें दी गई, प्रीशियस कॉलर्स, बहुत कीमती कॉलर्स दिए गए, जो नेकलेस वगैरह होते हैं, इनलेड नेकलेस दिए गए, ब्रेसलेट्स दिए गए, मतलब उसकी डेड बॉडी के साथ उनको दफनाया गया, रिंग्स दी गई, एमुलेट्स क्या होते हैं, एमुलेट्स मीन क्या होता है, समथिंग वोन टू, एमुलेट्स होते हैं समथिंग वोन टू कीप द एविल अवे, जो बुरी चीज़ों से, ताबीज़ जिसको आप कह सकते हैं, नज़र से बचाने के लिए, तो उनके साथ वो एमुलेट्स डाले गए। सेरेमोनियल एप्रन, एक बड़ी सी क्लॉक ड्रेस डाला गया, सैंडल्स, शीथ्स क्या होती हैं, स्वॉर्ड को, जो स्वॉर्ड का कवर होता है उसको शीथ कहते हैं। फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उसकी उंगलियों के लिए और पैरों की उंगलियों के लिए वो डाले गए। एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन, और जो अंदर वाला कॉफिन था वो तो आइकॉनिक था ही, वो तो स्पेशल था ही, मास्क था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, एवरीथिंग वॉज मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें जो थी, नेकलेस थे, कॉलर्स थे, रिंग्स, एमुलेट्स, एप्रन, सैंडल, शीट्स, ये सारी चीज़ें, मास्क, कॉफिन, सब कुछ प्योर सोने का बना हुआ था। तो टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द मम्मीज हैट एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। तो क्या करने के लिए, फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स क्या था, जो सारी चीज़ें उस पर लगा रखी थी, उनसे दूर करने के लिए, उनसे अलग करने के लिए कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने मम्मी के सिर को हटा दिया। पहले गर्दन को, जैसे गर्दन में कुछ अगर डला हुआ वो वैसे निकल नहीं रहा था, तो पहले सिर को हटाया। एंड सीवर नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और बॉडी में जो जॉइंट थे, मेजर जॉइंट थे, उनको अलग अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द मीट, मतलब जो बॉडी में वो सारी चीज़ें लगी हुई थी वैसे निकालना पॉसिबल नहीं था, तो बॉडी पार्ट को अलग अलग करके उनको निकाला गया। वंस दे हैड फिनिश्ड, अब क्योंकि उनको जो सीटी स्कैन वगैरह करना था, सीटी स्कैन में इन चीज़ों के साथ सीटी स्कैन हो नहीं सकता था, तो इसलिए सारी चीज़ों को निकाला गया। तो वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने ये काम फिनिश कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स
विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, लकड़ी का एक बॉक्स लिया, उसमें सैंड की लेयर बनाई, रेत बनाया, और पैडिंग दैट बॉक्स विद पैडिंग, पैडिंग मीन क्या था, कुशनिंग किया, उसको गद्दे की तरह बना दिया, और जो रिमेन्स थे उनको रीअसेंबल किया। रीअसेंबल मीन क्या होता है, रिकलेक्ट किया, जो अलग अलग पार्ट कर दिए थे, रेत की परत बिछाई वुडन बॉक्स में, उस पर फिर से उसको लिटा दिया गया। क्यों, दैट कंसील्ड द डैमेज, और इस तरह से लिटा दिया गया। कंसील मीन क्या होता है, हाइड करना। तो जो नुकसान हुआ था, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हो गए थे, उनको छुपाने के लिए उसको फिर से वैसा लिटा दिया गया। द बेड वे टट नाउ रेस्ट, कहाँ, उसी बेड पर जहाँ टट अब रेस्ट करता है। आगे क्या कहते हैं देखो, आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। कहते हैं आर्कियोलॉजी क्या होता है, जो साइंस डील करती है रिमेन्स के साथ, ठीक है ना। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली मीन ग्रेटली, इंटरवेनिंग मीन क्या होता है, इन बिटवीन। कहते हैं बीच के दशकों में आर्कियोलॉजी जो है पूरी तरह से बदल गई है। कैसे, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, जो अब जो है आर्कियोलॉजी का मेन फोकस ट्रेजर पर नहीं होता कि किसी के साथ क्या दफनाया गया है, किसी चीज़ के रिमेन्स या किसी ह्यूमन बीइंग के रिमेन्स के साथ क्या क्या खजाना दबा हो, उस पर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और डेथ के बारे में जो मिस्ट्रीज हैं, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उनको ज़्यादा लाइट डालने के लिए, मतलब पहले फोकस क्या होता था कि उनके साथ क्या क्या दफनाया गया, कौन सी महंगी चीज़ें दफनाई गई हैं, उन पर फोकस रहता था। लेकिन अब आर्कियोलॉजी जो है वो चेंज हो गई है, लाइफ और डेथ की डिटेल्स के बारे में, फैसिनेटिंग डिटेल्स, हैरान कर देने वाले डिटेल्स के बारे में, और डेथ की मिस्ट्रीज़ के बारे में जानने पर मोर फोकस रहता है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और आर्कियोलॉजी जो है अब सोफिस्टिकेटेड टूल मतलब ज़्यादा रिफाइंड टूल्स यूज़ करने लगी है, और उसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1920 के आसपास उसने ये डिस्कवरी की, उसके लगभग 40 ईयर्स के बाद एन एनाटमी प्रोफेसर एक्स-रेड द ममी। 1922 में तो कार्टर ने किया सब कुछ, उसके लगभग 40 ईयर्स के बाद एक एनाटॉमी क्या होता है, ह्यूमन स्ट्रक्चर, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कौन सी जगह कहाँ है, दैट इज़ एनाटॉमी। प्रोफेसर जो थे उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। स्टार्टलिंग मीन क्या होता है, सरप्राइजिंग, और एक बहुत हैरान कर देने वाली बात बताई। बीनीथ द रेजिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, जो रेजिन्स जो ग्लूज लगा रखी थी जिसने उसकी चेस्ट को कवर कर रखा था, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिब जो थे वो गायब थे। तो जैसे ही कार्टर के बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उसका एक्सरे किया तो उसने क्या बताया कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स जो हैं वो मिस्ड हैं, ऐसा उसने ये हैरान कर देने वाली बात कही। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सिटी। तो जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग होती है, बॉडी में क्या है, कहाँ है, उसको सीटी स्कैन से किया जा सकता है, बाय विच, और उसमें क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर। हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, सैकड़ों की संख्या में एक्सरे जो होती है क्रॉस सेक्शन में, उनको इकट्ठे रखा जाता है। किस तरह से, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड की स्लाइस एक के ऊपर दूसरी रख ली, ऐसे ही एक्सरेज जो होती हैं उनको क्रॉस सेक्शन में रखा जाता है। क्यों, टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी की करने के लिए उसको इस तरीके से एक्सरेज को क्रॉस सेक्शन से गुजारा जाता है। बट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट दैन द एक्सरे। तो कहते हैं कि सोचा कि भाई एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन क्या रिवील कर सकता है, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और साथ साथ में उन्होंने क्या कहा कि भाई सीटी स्कैन किया तो एक्सरे किया तो पता चला कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स जो हैं वो मिसिंग हैं, तो क्या सीटी स्कैन करने से क्या निकलने वाला है, क्या ज़्यादा, मतलब सीटी स्कैन करने से एक्सरे के बजाय क्या ज़्यादा फैक्ट निकलने वाले हैं, और क्या ये जो सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो अभी भी घूम रहे हैं अबाउट हिम, मतलब जो अभी भी जो डाउटफुल चीज़ें हैं, या 2 क्वेश्चन सबसे बड़े किंग टट के बारे में, क्या ये उनको आंसर कर पाएगा सीटी स्कैन करने से। और वो क्वेश्चन क्या थे, हाउ डिड ही डाई, हाउ डिड किंग टट डाइड, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, एंड व्हाट वाज हिज एज व्हेन ही डाइड। तो 2 क्वेश्चन जो हैं
वो निकालने थे कि कैसे उसकी डेथ हुई और वो कितनी मतलब उसकी उम्र क्या थी जब उसकी डेथ हुई। नाउ इट्स हिस्ट्री अबाउट किंग टट, कौन था कैसे क्या था उसके बारे में है ये। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। डिमाइज मीन डेथ। कहते हैं किंग टट की तो जो डेथ थी दैट वॉज अ बिग इवेंट। वाई? इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड्स, एज पर द रॉयल स्टैंडर्ड्स हिज डेथ वॉज अ बिग इवेंट। कोई छोटी बात नहीं थी उसकी डेथ होना। क्यों? ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, क्योंकि अपने परिवार का वो आखिरी उत्तराधिकारी था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रिचुअल ऑफ ए डेंसिटी। डेंसिटी मीन क्या होता है? फैमिली लाइन। और उसका जो फ्यूनरल है, फ्यूनरल मीन क्या होता है? अंतिम संस्कार जो है वो एक उसके वंश की का ही खात्मा था, मतलब उसके ख़त्म होते ही उनकी जो वंश परंपरा थी वो ख़त्म हो जानी थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन क्या कहते हैं? पासिंग अवे, उसका मरना और उसके साथ क्या हुआ सब अनक्लियर है, मतलब किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, उसके साथ क्या हुआ। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर जस्ट अ मिस्ट्री। अब उसके परिवार के बारे में है, देखो। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। जैसे नाम क्या होते हैं, हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में हम नाम अलग अलग रखते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश कल्चर है या अमेरिकन है या दूसरे देशों में क्या होता है, जो दादा का नाम हो गया वो पोते का भी रख देते हैं, दादी का नाम हो गया वो पोती का रख देते हैं। इस तरह से उनमें यहाँ फर्स्ट सेकंड, जैसे चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकंड, तो उस तरह से उनमें नाम चलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे था एमेनहोटेप III। ये टट के फादर या ग्रैंड फादर थे, फादर भी हो सकते हैं और ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं। वो अ पावरफुल फारो, वो बहुत पावरफुल थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, 4 डिकेड्स मीन 40 ईयर्स, एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। कहते हैं हाइट ऑफ द 18th, जो उनकी 18वीं वो थी, उसकी गोल्डन एज में उन्होंने राज किया है। मतलब डायनेस्टीज गोल्डन एज जो उनका वंश था उसके लिए वो सुनहरा काल था, 18वीं जो उनकी काल था, तो वहाँ उसने 40 सालों तक उनकी 18वीं वंश परंपरा थी। मतलब क्या है कि टट जो था वो 18वां था, उससे 18 जनरेशन पहले। तो उस टाइम के जो 40 सालों तक जो टट के फादर या ग्रैंड फादर थे उनकी जो परंपरा थी एमेनहोटेप III, उन्होंने राज किया था। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt। उसका बेटा एमेनहोटेप III का बेटा जो एमेनहोटेप IV बना, सक्सीडेड हिम, तो वो एमेनहोटेप III के बाद उत्तराधिकारी बना। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। और एंशियंट इजिप्ट के इतिहास में उसने एक स्ट्रेंज पीरियड को शुरू किया, मतलब कुछ ऐसा किया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna। तो जो नया फ़रो बना, नया राजा बना, जो उनकी वंश परंपरा थी, जैसे कुल देवता होता है, जिस कुल देवता की वो पूजा किया करते थे उसको छोड़कर उसने कुछ किया, उसने अलग कर दिया। जो न्यू फ़रो बना, नया राजा बना, प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन, उसने एटेन का मीनिंग क्या होता है? सन डिस्क, जो सूर्य की डिस्क होती है, सर्कुलर जो राउंड होते हैं, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। और अपना नाम भी आखेनातेन से बदलकर, हिज नेम टू आखेनातेन, और एमेनहोटेप से बदलकर अपना नाम उसने आखेनातेन रख दिया, जिसका मीनिंग क्या होता है? सर्वेंट ऑफ द आतेन, आतेन का सेवक। तो अपना नाम एमेनहोटेप जो था उसने अपना भी नाम बदल लिया, एटन की पूजा करनी शुरू कर दी, और अपना नाम उसने एमेनहोटेप से बदलकर आखेनातेन रख लिया, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ द एटेन। और उसके साथ साथ जो रिलीजियस कैपिटल थी उसको भी थीब्स से बदलकर आखेतेतन की जो नया शहर था जिसको अमरना कहा जाता है, राजधानी भी बदल दी। मतलब जो पहले रिलीजियस कैपिटल थी, जो जगह थी कि भाई उस देवता की यहाँ पूजा होती है, वहाँ भी उसने उस राजधानी को भी बदल दिया। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग आमून, अ मेजर गॉड। इतना ही नहीं किया उसने कि अपने जो कुल देवता थे उनको बदल दिया हो, उसके साथ साथ जो आमून जो थे उनके मेजर गॉड, उस पर भी अटैक कर दिया। मतलब उनके मेजर गॉड का जो मंदिर था या
जो भी उन्होंने बना रखा था उस पर ही अटैक करके सबको हैरान कर दिया। एंड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसने क्या किया, जो मेजर गॉड था उनका आमून, उसकी इमेजेस को, उसकी मूर्तियों को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया और टेम्पल्स को बंद कर दिया। तो ये नहीं था कि भाई चलो दूसरे देवता की पूजा कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन उसने क्या किया, एक ऐसे देवता, अलग से देवता को पूजना शुरू कर दिया और साथ साथ जो पुराने देवता थे उनके जो मेजर गॉड था उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया और मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स। कहते हैं कि शिकागो में यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर जो लग्जर में है, एंशियंट थीब्स में, उसके जो डायरेक्टर हैं रे जॉनसन, उन्होंने कहा इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, कि जब ये सब कुछ हुआ होगा तो बहुत भयानक टाइम रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। कहते जो फैमिली इतनी सेंचुरी से, 18 सेंचुरी से वहाँ पर राज कर रही थी, उसका एंड होने वाला था, एंड हो रहा था। एंड देन आखेनातन वेंट अ लिटिल वैकी, वैकी मीन क्या होता है, क्रेजी, और उसके बाद आखेनातन जो है वो पागल सा हो गया। आफ्टर आखेनातन्स डेथ a mysterious ruler named Smen Khakre appeared briefly and exited with hardly a trace। तो आखेनातन की डेथ के बाद मिस्टीरियस रूलर, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था, स्मेन खाकरे, उसने कुछ समय के लिए राज किया और कोई ट्रेस, कोई निशान छोड़े बगैर एग्जिट हो गया, मीन डिसअपियर हो गया। एकदम से कुछ समय के लिए उसने राज्य किया, फिर वो एकदम से कोई निशान छोड़े बगैर वहाँ से चला गया या गायब हो गया। एंड देन वेरी यंग तूतन खातेन टुक द थ्रोन, उसके बाद बहुत यंग तूतन खातेन टुक द थ्रोन का मीनिंग क्या है, ही बिकेम द किंग। तूतन खातेन जो था वो राजा बना, जिसका नाम क्या था, किंग टट, एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। तो उसका नाम क्या था, किंग टट, जिसे मतलब जिसको आज किंग टट के नाम से जाना जाता है। व्हेन ही वॉज वेरी यंग ही टुक द थ्रोन। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूतन खामून, लिविंग इमेज ऑफ आमून। तो जो लड़का था, जो बॉय किंग, उसको क्यों कहा गया, ही वॉज अ टीनेजर व्हेन ही कम टू द थ्रोन, ही वॉज अ बॉय व्हेन ही कम टू द थ्रोन। तो द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूतन खामून। तूतन खामून का मीनिंग क्या था, लिविंग इमेज ऑफ आमून। आमून क्या था, उनका जो मेजर गॉड था, जिसको बदल कर एमेनहोटेप थर्ड ने आटेन की पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो उसने अपना नाम तूतन खातेन, जैसे आतेन तो उनका गॉड था, तो आटेन उनके साथ लगा आ रहा था, तो उसको बदल कर उनका जो मेजर गॉड था आमून, उसने अपने नाम के साथ उसी को जोड़ लिया, तूतन खामून उसने अपना नाम रख लिया, जिसका मीनिंग क्या होता है, आमून की लिविंग इमेज। एंड ओवरसॉ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। रेस्टोरेशन मीन क्या होता है, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, या वापस चीज़ों को लाना। और फिर उसने क्या किया, जो पुराना समय था उसको वापस रिस्टोर किया, मतलब जो पुरानी परंपराएं थी, पुराना मंदिर था, वो सारी चीज़ें सेट की। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years, 9 साल तक उसने राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और जैसा किसी ने सोचा नहीं था, फिर उसकी डेथ हो गई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Even he was very famous. Fame mean यहाँ पर क्या है, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी, एंड स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट। स्पेकुलेशन मीन्स गेस वर्क, उसकी फेट के बारे में जो लोगों के अंदाजे थे। Tut is one mummy among many in Egypt, मतलब क्या है, इजिप्ट में बहुत सारी ममीज़ हैं जिनमें टट एक है। इजिप्ट में ये ममी प्रोजेक्ट चलता है जिसमें किंग टट की मम्मी एक है। हाउ मैनी, कितनी हैं, मतलब इजिप्ट में कितनी ममीज़ हैं, नो वन नोज, नोबडी नोज दैट। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। कहते हैं इजिप्ट में जो ममी प्रोजेक्ट है, जिसने 2000 में, लेट 2003 में एक इन्वेंट्री शुरू की थी, उसने क्या किया, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार। उन्होंने अब तक 600 ममीज़ को रिकॉर्ड किया है। वो ये मानते हैं कि मम्मी जो है वो 600 है वहाँ पर, एंड स्टिल काउंटिंग, अभी भी काउंट करें, मतलब 600 ममीज़ तो हैं ही हैं इजिप्ट में। 600 लोग ऐसे हैं जिनको डेथ होने के बाद मम्मीफाई किया गया है, अभी भी काउंट कर रहे हैं। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by a National Geographic Society and CMUD, its manufacturer. King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen.
तो क्या कहते हैं, देखो क्या है कि द नेक्स्ट फेज़ उसके बाद पहले तो ये पार्ट बनाना कि कितनी ममीज़ हैं, 600 तो है ही हैं, अभी भी काउंट चल रही है। उसके बाद जो है नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस, जिन्होंने एक सिटी मशीन को बनाया है, उन्होंने क्या किया, स्कैन करने के लिए इसको डोनेट किया। ममीज़ को स्कैन करने के लिए उन्होंने पोर्टेबल सिटी मशीन को डोनेट किया। तो किंग टट्स ममी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़। किंग टट की मम्मी पहली मम्मी है, उन मम्मीज़ में से है, मतलब फर्स्ट मम्मी है जिसको स्कैन किया गया, डेथ में भी और लाइफ में भी। मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, रीगली मीन रॉयली। और किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज़ टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो किंग टट जो हैं वो उन मम्मीज़ में से फर्स्ट मम्मी है जिनको स्कैन किया गया डेथ के बाद, मतलब डेथ होने के बाद उसको स्कैन किया गया। कि किंग टट जो थे वो बहुत यंग थे जब उनकी डेथ हुई, लेकिन ममीज़ तो इजिप्ट में बहुत हैं, लेकिन उसका जो फेम था, उसके बारे में जो आइडियाज़ थे, उसको लेकर सबसे पहले किंग टट को ही स्कैन किया गया एज इन लाइफ में भी, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और इस तरीके से किंग टट जो हैं वो रॉयल तरीके से अपने देश के लोगों से काफ़ी आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को, उसी की मम्मी को स्कैन किया गया।